हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा चैप्टर चला हुआ है प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें हमने एसी परिपथों का अध्ययन किया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि जब एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को परिपथ के साथ अथवा प्रेरक के साथ या संधारित्र के साथ जोड़ा जाता है तो उसके अंदर, परिपथ के अंदर जो विशेषताएं देखने को मिलती है या उसमें क्या गुण होते हैं, वो सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। तो अभी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि यदि हम अपने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ में किन्हीं भी तीन परिपथों में से LCR में से या तो किन्हीं दो परिपथों को जोड़ दे अथवा तीनों को जोड़ दे तो उसकी एप्लीकेशंस क्या होगी। तो हमने कल वीडियो में पढ़ा कि यदि हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ RC परिपथ जोड़े या LR परिपथ जोड़े तो उसकी क्या विशेषताएं थी। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ LC परिपथ जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, LC परिपथ जोड़ा जाए तो उसकी क्या विशेषताएं है। तो इसमें क्या है, माना एक परिपथ में हमने क्या कर दिया, प्रेरक L की एक कुंडली जोड़ दी, धारिता C का एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और इन दोनों को कहाँ से कनेक्ट कर दिया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने कनेक्ट कर दिया। इसकी वोल्टता है V=V0 sin ओमेगा t। तो प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर VL होगा, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर VC होगा। यदि हमारा यहाँ पर प्रतिरोध होता या यहाँ पर प्रतिरोध होता तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता, VR होता। तो थ्योरी में सभी को पता चल गया होगा थ्योरी कैसे बनती है, कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, R परिपथ, L परिपथ, C परिपथ, LC परिपथ, LR परिपथ, RC परिपथ, सारे क्या है, एक जैसे है। तो थ्योरी में यही होगा कि माना किसी परिपथ में प्रेरक L की एक कुंडली व धारिता C का एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V=V0 sin ओमेगा t लगाया गया है। माना प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर VL व संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC है, तब तो प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर VL व संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर VC है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे। हमें पता है कि यदि हमारा प्रतिरोध जुड़ा होता परिपथ में तो प्रतिरोध की दिशा जो होती है, प्रतिरोध जोड़ने पर विभवांतर की दिशा और धारा की दिशा समान होती है। क्या होती है, विभवांतर तथा धारा की दिशा दोनों की समान होती है। लेकिन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब हमने परिपथ में प्रेरक तो जोड़ा था, C परिपथ संधारित्र को जोड़ा था और प्रतिरोध को जोड़ा था। तो यदि हमारा प्रतिरोध जुड़ा हो उसका विभवांतर धारा की दिशा में होता है, प्रेरक जुड़ा हो तो जो उसका विभवांतर होता है धारा से 90 डिग्री आगे होता है और संधारित्र हमारा 90 डिग्री क्या होता है, पीछे होता है। तो इसी प्रकार हमारा जो प्रेरक तथा संधारित्र है दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री, क्योंकि प्रेरक तो 90 डिग्री आगे है और वो 90 डिग्री पीछे है, तो कितना एंगल हुआ, 180 डिग्री। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि हमारा जो इसका परिणामी विभवांतर जो होगा वो होगा VL-VC, क्योंकि प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि VL की वैल्यू कुछ बड़ी होती है VC से। तो हमारा परिणामी विभवांतर जो होगा VL-VC होगा, कहाँ, ऊपर की दिशा में। परिणामी विभवांतर VL-VC ऊपर की दिशा में। मान के चले हमारा 10 न्यूटन का बल ऊपर की दिशा में है और 2 न्यूटन का बल नीचे की तरफ है। तो हमारा परिणामी जो बल होगा क्या होगा, 8 न्यूटन होगा ऊपर की दिशा में, क्योंकि ऊपर की दिशा में ज़्यादा बल है और नीचे की दिशा में कम बल है। तो 8 न्यूटन का बल होगा ऊपर की दिशा में। यदि हमारा 10 न्यूटन का बल नीचे की दिशा में और 2 न्यूटन का बल ऊपर की दिशा में होता तो 8 न्यूटन का बल होता हमारा नीचे की दिशा में। तो इसलिए जो परिणामी विभवांतर है वो ऊपर की दिशा में और क्या है, VL-VC। तो इसी प्रकार क्या होगा कि यदि VL व VC परिणामी विभवांतर V हो तो सदिश के नियम से हमें पता है, सदिश का नियम क्या होता है, V=VL-VC होगा और VL होता है हमारा IXL और VC होता है हमारा IXC। तो V=IXL माइनस IXC, तो V I बाहर कॉमन आ गया, XL माइनस XC, तो I अपॉन में जाएगा तो V/I।
इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी, और वी अपॉन आई क्या होती है, प्रतिबाधा जेड। तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स एल माइनस एक्स सी। तो इसमें अभी हमने लिया कि वी एल हमारा बड़ा है और वी सी हमारा क्या है, छोटा है। यदि परिपथ में एक्स एल और एक्स सी दोनों बराबर हो, क्या हो, दोनों बराबर हो, एक्स एल और एक्स सी, यानी वी एल और वी सी बराबर हो, तो जेड का मान क्या आएगा, 0 आएगा। जब एक्स एल और एक्स सी दोनों बराबर आ जाएंगे तो जेड का मान क्या होगा, 0 होगा, अर्थात परिपथ में धारा का मान अनंत हो जाएगा। यह स्थिति हमारी अनुनाद की स्थिति कहलाती है। कभी कभी पूछा जाए कि अनुनाद की स्थिति क्या होती है, कि जब हमारा एक्स एल एक्स सी दोनों बराबर हो जाते हैं तो प्रतिबाधा 0 हो जाती है, जिससे धारा का मान अनंत हो जाता है। प्रतिबाधा 0 का मतलब प्रतिरोध 0 हो जाता है, जिससे धारा का मान अनंत हो जाता है। इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो आगे क्या करा, अनुनाद की स्थिति के लिए एक्स एल बराबर एक्स सी हो गया। यह हमारे न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक्स एल ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्स सी को क्या लिखेंगे, 1/ओमेगा सी। ये तभी समझ में आएगा जिसने हमारी सभी वीडियो को कंटिन्यू देखा है, पिछले वीडियो देखी है, चैप्टर को लगातार पढ़ते आए हैं, तभी पता चलेगा। समझाया था मैंने कि एक्स एल ओमेगा एल होता है और एक्स सी 1/ओमेगा सी होता है, और कैसे हुए थे ये भी बताया था। तो ओमेगा स्क्वायर और एल अपोन में आ जाएगा, तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा बराबर क्या होगा, 1/LC का अंडर रूट। अब हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 11th में पढ़ चुके हैं 2πn होता है, जहाँ पर n होती है हमारी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। तो यहाँ पर n रख सकते हो, या क्या लिख देंगे 2πf, जहाँ पर f क्या होगी, हमारी अनुनादी आवृत्ति। तो ओमेगा को जब हमने 2πf इज इक्वल टू लिखा तो क्या आ गया, 1/LC का अंडर रूट। तो f इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/2πLC का अंडर रूट। ये न्यूमेरिकल के लिए है। तो ये आई हमारी अनुनाद फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आगे टॉपिक है हमारा LCR परिपथ। अभी हमने पढ़ा LC परिपथ, कल की वीडियो में हमने पढ़ा RC परिपथ, LR परिपथ, और अभी पढ़ा LC परिपथ, और अब LCR परिपथ। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे कि यदि हमारी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को प्रतिरोध से, प्रेरक से, संधारित्र से जोड़ दिया जाए तब क्या होता है। उसके बाद इन तीनों में से किसी दो को एक साथ में जोड़ा जाए तो क्या होता है। और अब पढ़ेंगे यदि हम तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या है, जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है इसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया, प्रेरक की एक कुंडली जोड़ दी, संधारित्र सी धारिता का एक संधारित्र जोड़ दिया, एक प्रतिरोध जोड़ दिया R, नाम LCR हो गया। इसके L के सिरों के बीच विभवांतर VL है, और संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर VC है, और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना हुआ, VR हुआ। तो यही हम थ्योरी में लिखेंगे कि माना किसी परिपथ में प्रेरक L की एक कुंडली, धारिता C का एक संधारित्र, एक ओम में प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनके संयोग पर क्या लगा दिया हमने, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिसकी वोल्टता है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। इसके बाद माना परिपथ में प्रेरक, संधारित्र तथा ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः कितने हैं अभी बताइए, VL, VC तथा VR है। तब क्या होगा, हम ग्राफ बनाएंगे, क्या बनेगा, I की दिशा, और अब हमें V की दिशा देखनी है। अब हमें देखना है VL किधर होगा, VC किधर होगा और VR किधर होगा। हमें पता है कि VR की दिशा, जो विभवांतर होता है प्रतिरोध का, वो धारा की दिशा में होता है, इसलिए क्या हो गया, VR धारा की दिशा में, और जो हमारा प्रेरक का विभवांतर होता है वो धारा से 90 डिग्री आगे होता है, तो ये 90 डिग्री आगे हो गया ऊपर की दिशा में। और अभी पिछले ही टॉपिक में पढ़ा कि जो संधारित्र होता है वो हमारा धारा से, संधारित्र का विभवांतर हमारा धारा से क्या होता है, 90 डिग्री पीछे होता है। तो इन दोनों के बीच 180 का एंगल बन गया, और प्रतिरोध के विभवांतर के साथ 90 डिग्री का। तो इसमें इन दोनों के बीच जो परिणामी विभवांतर आया था निकलकर, वो क्या था, VL माइनस VC था। तो इन तीनों का मान के चले कि इन तीनों का परिणामी विभवांतर V है, तो सदिशों के योग से क्या होगा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। और जब ये हमारा VL माइनस VC है तो ये भी क्या होगा, हमारा VL माइनस VC। तो इसका मतलब क्या होगा, VL माइनस VC का वर्ग और माइनस के VR का वर्ग। तो यही हम करेंगे। यदि LCR परिपथ में
परिणामी विभवांतर v हो तो सदिश नियम से v स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर और माइनस के VR स्क्वायर। VL होता है हमारा IXL, VC IXC और माइनस के VR क्या होता है IXR। इनमें सब में जब I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो V इक्वल टू क्या होगा, इस पर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट आने पर I स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट से I स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा I। तो V इक्वल टू क्या हुआ I और अंदर क्या बचा XL माइनस XC का होल स्क्वायर माइनस के XR का होल स्क्वायर। तो I को V के अपोन में ले गए, V अपोन I इक्वल टू क्या हुआ XL माइनस XC का होल स्क्वायर माइनस XR का स्क्वायर। और V अपोन I क्या होती है हमारी प्रतिबाधा Z, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर माइनस XR का स्क्वायर। और आगे हम लिख सकते हैं XL हमारा क्या होता है ओमेगा L, XC क्या होता है 1 ओमेगा C, आगे भी लिख सकते हैं। तो इसी में जब हम एंगल tan निकालेंगे तो tan क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा VL माइनस VC और आधार कितना है हमारा VR। तो आगे देखिए तो Z इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर अंडर रूट में हो गया, क्योंकि हमारा R इधर था पहले लिख दिया कोई बात नहीं। और V अपॉन I हमारा क्या है प्रतिबाधा Z है, तो इसलिए हमने V अपॉन I को Z लिख दिया। तब Z इज इक्वल टू R स्क्वायर सेम प्लस XL होता है हमारा ओमेगा L और XC होता है हमारा 1 अपॉन ओमेगा C। तो X ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इतनी बात मेरे ख्याल से मुझे लगता है सबकी समझ में आ जानी चाहिए जिसने जो अच्छे से पढ़ रहा है। इसके बाद यदि वोल्टेज V व धारा I के बीच विभवांतर फाई हो, यानी जो वोल्टेज V है और धारा I है उनके बीच में जो कलांतर है वो यदि फाई का हो, तब tan फाई इक्वल टू क्या होगा, अभी बताया था लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा XL माइनस XC अपॉन R, या लिख सकते हो VL माइनस VC। तो tan फाई इक्वल टू होगा XL को ओमेगा लिख सकते हो और XC को 1 अपॉन ओमेगा C। तो tan फाई इक्वल टू क्या हुआ ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन में क्या होगा R। तो ये आ गया हमारा कलांतर। तो ये टॉपिक तो हमारे कंप्लीट हो गए कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारक स्रोत के साथ में किसी भी एक परिपथ को या किन्हीं दो परिपथ को या तीनों परिपथ को जोड़े तो उसके में क्या विशेषताएं देखने को मिली, उसकी प्रतिबाधाएं क्या है, ग्राफ क्या है उनके और उनके बीच में कलांतर क्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा शक्ति गुणांक। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति होती है वो होती है हमारी धारा तथा वोल्टता के गुणनफल को। धारा हमारी I होती है और वोल्टता हमारी कितनी होती है V। तो धारा तथा वोल्टता के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं शक्ति गुणांक, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति कहलाती है। तो क्या हुई इसकी डेफिनेशन यही कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर, यानी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर ऊर्जा व्यय की जो दर होती है वो हमारी परिपथ की शक्ति कहलाती है अथवा शक्ति गुणांक कहलाती है। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर उसके विभिन्न अवयवों में ऊर्जा व्यय की दर को परिपथ की शक्ति अथवा शक्ति गुणांक कहते हैं। यह धारा तथा वोल्टता के गुणनफल के बराबर होती है, यानी हम शक्ति को पावर होती है P से डिनोट करेंगे, तो जो हमारा P होगा वो क्या होगा धारा I तथा वोल्टता V के गुणनफल को, यानी P इज इक्वल टू VI। तो माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता तथा धारा के तात्क्षणिक मान जब हमारा P इज इक्वल टू VI होगा, तो V का मान हमें पता है क्या होता है V इज इक्वल टू V नॉट कोस साइन ओमेगा टी, और I का मान I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। लेकिन हम यहाँ क्या मान के चले कि मान के चलो उन दोनों के बीच में जो कलाओं का अंतर है वो फाई का है। क्या है कलाओं का अंतर फाई का है। तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी
P इक्वल टू वी आई में, तो V की जगह V नोट साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई I की जगह I नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस मैंने माइनस करके हल कर दिया तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, माइनस। इसके बाद आगे P इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है पिछले पेज पर, मल्टीप्लाई आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। हम जब इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, P इक्वल टू मल्टीप्लाई होगी तो वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी, ये हमारा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है। मैथमेटिक्स वालों को सभी को पता है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ी बायोलॉजी वालों को प्रॉब्लम आने वाली है इस चैप्टर में, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बस ध्यान रखना कि जो बात बोली जाए कि ये इसका मान है, इसको ये लिखते हैं, बस उसे याद कर लीजिए। तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो इसीलिए हमारा ए ओमेगा टी है और बी हमारा फाई है, तो क्या होगा साइन ए ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी, कोस बी, बी हमारा फाई है तो कोस फाई, माइनस कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। इसके बाद में क्या होगा कि इस साइन ओमेगा टी की हम क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, P इक्वल टू वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी की साइन ओमेगा टी में मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू क्या बचेगा कोस फाई, माइनस के अब साइन ओमेगा टी की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, क्या होता है 1/2 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी, और जो हमारा साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी होता है वो होता है 1/2 साइन 2 ओमेगा टी। कहाँ से आया फॉर्मूला, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी यानी साइन 2 ओमेगा टी हमारा होता है 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, तो जो ये 2 है ये कहाँ चला गया, इधर डिवाइड में चला गया। तो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी जो ये है इसका फॉर्मूला क्या हुआ 1/2 साइन 2 ओमेगा टी। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है वैल्यू कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो क्या होगा P इक्वल टू वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने लिखा 1/2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, कोस फाइव सेम हो गया ऐसे ही, माइनस चिन्ह है माइनस चिन्ह, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी क्या है हमारा 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, और साइन फाइव को ऐसे ही लिख दिया साइन फाइव। अब हमें पता है कि यदि हमारी जो करंट है वो पूरे चक्र के लिए उसका माध्यमान जो आया था वो 0 आया था निकल कर, सभी के याद होगा पहली ही चैप्टर की पहली वीडियो में मैंने डेरिवेशन जो हल की थी उसमें बताया था, डेरिवेशन निकाल के दिखाई थी कि जब हमारा प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो एक पूरा चक्कर के लिए जो हमारा उसका माध्यमान आया था वो 0 था, तो कोस 2 ओमेगा 2 साइन 2 ओमेगा टी इन दोनों का मान क्या होगा 0 होगा। जब हम 0 दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा P इक्वल टू वी नोट आई नोट 1/2 और 1 माइनस 0, क्योंकि कोस 2 ओमेगा टी का मान 0 इंटू कोस फाइव माइनस के 1/2 0 0 की मल्टीप्लाई कहीं में भी करेंगे ये पूरा क्या आ जाएगा 0। तो क्या होगा बार P इक्वल टू वी नोट आई नोट 1/2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 कोस फाइव माइनस 0। तो बार P इक्वल टू क्या होगा 1/2 बाहर आ गया, वी नोट आई नोट की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही वैल्यू आएगी इंटू कोस फाइव, और जब हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो 0 हमने हटा दिया, क्या बच गया बार P इक्वल टू 1/2 वी नोट आई नोट कोस फाइव। इसके बाद में बार P इक्वल टू क्या होगा वी नोट हमारा क्या होता है, बार P इक्वल टू क्या होगा वी नोट ये 2 है इसको क्या कर देंगे 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 और मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू होता है हमारा 2, तो क्या लिख दिया हमने वी नोट अपॉन √2 और आई नोट अपॉन √2 कोस फाइव, और हमारे डेरिवेशन में आ चुका है वी नोट अपॉन √2 होता है VRMS रूट मीन स्क्वायर, और आई नोट अपॉन √2 होता है IRMS यानी
प्रत्यावर्ती धारा का जो है रूट मीन स्क्वायर इंटू कोस फाई वाट होगा। इसका मात्रक क्या होगा, पी का वाट होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है निकल कर क्या, कहीं का फॉर्मूला है हमारा शक्ति का, और ये कोस फाई जो है वो हमारा है शक्ति गुणांक। तो ये था टॉपिक हमारा प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति अथवा शक्ति गुणांक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वाटहीन धारा। वाटहीन धारा क्या होती है, वाटहीन धारा होती है कि जब हमारी किसी परिपथ में प्रेरक जुड़ा हो अथवा धारिता जुड़ी हो, तो जो जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कोई भी शक्ति का क्षय ना हो, शक्ति खत्म ना हो, शक्ति का नुकसान ना हो, तो परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। यानी जब हम किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक को जोड़े या धारिता को जोड़े, तो जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी कोई भी शक्ति क्षय न हो, तो उस परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। यह केवल तब कब संभव है, यह केवल तभी संभव है जब हमारा कोस फाई का मान क्या हो, 0 हो। तो वाटहीन धारा की डेफिनेशन, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक अथवा धारिता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में कोई भी शक्ति क्षय न हो, तो परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। यह तभी संभव होता है जब शक्ति गुणांक का मान क्या हो, 0। शक्ति गुणांक क्या होता है हमारा, कोस फाई। तो ये था हमारा क्या, वाटहीन धारा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अपनी सभी टॉपिक को क्लियर करना, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कल हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो कुछ छोटी बनाई है, लेकिन उसमें टॉपिक ज़्यादा हो गए, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ा रही, नहीं तो मैं ट्रांसफार्मर भी अभी पढ़ा देती। तो आपको क्या करना है, अपने जो परिपथ है, एल परिपथ, आर परिपथ, सी परिपथ, एल सी परिपथ, एल आर सी परिपथ और तीनों एल सी आर परिपथ, तीनों परिपथों को ध्यान से पढ़िएगा। अच्छे से अपने एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिएगा और देखना टॉपिक कितने ईजी है। यानी ये चैप्टर क्या है, पूरा इजी है। बस कमी किस बात की है कि आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसकी एक एक बात को क्लियर करना है अपनी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में।